नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की संपादकीय समीक्षा में बात करेंगे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, उसमें यूसीसी और तमाम अनेक बिल आने की संभावना है, उन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन एक और बात करेंगे पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी की, कि कैसे पार्लियामेंट लोगों से दूर होता जा रहा है और एक ब्रॉड गैप दोनों के बीच में नजर आना शुरू हो गया है। आज के एडिटोरियल को लिखा है संजय श्रीवास्तव जी ने, पार्लियामेंट इज अ गेटेड सोसाइटी, और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे धीरे धीरे पार्लियामेंट लोगों से दूर जाता जा रहा है। जो नए बिल्स बनाए जाते हैं, जो नए कानून आते हैं, वो लगातार लोगों के लिए बनते हैं, लेकिन लोगों की सहभागिता उसमें कितनी होती है, इस बात की चर्चा इसमें की गई है। एक बार हम एक ब्रॉड आउटलाइन देख लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, और मेंस की आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल हमें पेपर 1 में और एस्से में कैसे मदद कर सकता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो हमने इससे ड्राइव किए हैं। साथ ही इस आर्टिकल को भी हम क्रिटिकली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें जो कहा गया है अपने आप में वो सत्य है और उसमें कितनी सार्थकता है कि वाकई पार्लियामेंट लोगों से दूर गया है। आंदोलनों का इतिहास देखेंगे और बताएंगे कि ऐसा है या नहीं है। एक आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ संजय श्रीवास्तव जी सबसे पहले शुरू करते हैं एक फिल्म के सीन से और कहते हैं कि जहाँ से लोग पावर ड्राइव करते हैं और जहाँ से लोगों को पावर मिलती है और जो उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, दोनों के बीच कितना गैप है। और एक पैरेलल सीन दिखाया गया है मूवी में। तो एक सिनेमैटिक शॉट से शुरुआत करते हैं आपको आर्टिकल के अंदर लेकर के जाने की। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप ऐसे राइटिंग अगर करते हैं तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है किसी भी लेख की शुरुआत करना। शुरुआत कैसे करते हैं वो इसमें सिखाया गया। उसके बाद वो बात करते हैं कि जितने भी हमारे पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे लोगों से दूर हुए। अब इसमें इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, साथ ही मूवमेंट्स की बात करेंगे कि कैसे दूर लेकर के गए। इसके बाद वो आते हैं वेस्टर्न थॉट्स पर। वेस्टर्न थॉट पर वो कहते हैं कि कैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई, साथ ही फ्रांस की थोड़ी सी बात की गई, और आखिर में वो बताएंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर क्रेव्ड आउट ऑफ एन ऑ, इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑ, कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और इस प्रकार का आर्किटेक्चर दिखा करके लोगों को डराया जाता है ताकि वो अपने ही इंस्टीट्यूशन से जिनको वो पावर दे रहे हैं उनसे दूर चले जाएं। फिर वो आते हैं अमेरिका पर और बताते हैं कि कैसे जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको हम भारत कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले देश में लोगों को वो हुकूक नहीं मिले हुए वो शायद जो दूसरे अमेरिकन या बाकी देशों को मिले हुए। और लास्ट में वो बताते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट एक अच्छा उदाहरण है इंफ्रास्ट्रक्चरल ऑ का, और भारत को कैसे इससे दूर जाना है। यह आर्टिकल की रूपरेखा है। लेकिन आर्टिकल में प्रवेश करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें देखना होगा और समझना होगा कि कैसे हमें मदद करने वाला है ये आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1, सेकेंडली आंसर राइटिंग और थर्ड एस्से, तीनों चीजों में हमें मदद करेगा और हम इस आर्टिकल को भी क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा कि क्या भारतीय संसद सभी का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें वो सारे हित समूह आ जाएंगे जिसको हम इंक्लूसिवनेस कहते हैं, और यूपीएससी के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसमें इंक्लूसिवनेस एक पर्टिकुलर टॉपिक है। तो इंक्लूसिवनेस में सबसे पहले वेमेन आएंगी, फिर जो किसान है, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, या और कोई समूह जो आप देख सकते हैं, रीजनल कैटेगरीज भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। तो क्या इन सब का प्रतिनिधित्व करती है? और ये सवाल वहां पर जाता है जब हम आजाद हुए 1947 में, तब ये कहा गया कि जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम बनाई गई थी, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कारण कि उसमें ज्यादातर वो लोग थे जिसमें राजा थे या जिन्हें संभ्रांत वर्ग के लोग कहा जाता है, इलीट क्लास कहा जाता है। तो इलीट वर्ग से आने वाले लोग क्या उन लोगों के लिए कानून बना सकते हैं जिनको कानून की समझ ही नहीं है, जो गांव से आते हैं, जिनका आजादी से कोई सरोकार नहीं है, जो आजादी के मूवमेंट से सिर्फ इतना जुड़े हुए थे कि एक व्यक्ति ने उन्हें कहा कि आंदोलन कीजिए और वो सड़कों पर आ गए। तो क्या ऐसे में वो लोग जो यहाँ पर चुन करके आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उन्होंने जो कानून बनाए, वो कानून क्या वाकई उन लोगों की मदद कर सकते थे जिनको गवर्न किया जाना था, रूल किया जाना था? साथ में एक कंसेप्ट आता है जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, स्टेट वर्सेस नेशन का। हम जानते हैं कि नेशन स्टेट बनने की शुरुआत हुई 18वीं सदी में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया और लोगों के पास इनकम आनी शुरू हुई, तो उन्होंने अपने को सेल्फ गवर्न करने के नए नए तरीके खोजे। उसमें नेशन स्टेट की अवधारणा आती है। नेशन यानी कि नेशन माने राज्य। राज्य किसका? लोगों का। लोग रहते हैं, लोग राज्य बनाते हैं। और स्टेट मतलब सत्ता, यानी कि जो इन लोगों की दी हुई पावर का इस्तेमाल करके इन्हीं लोगों को गवर्न करता है।
नेशन वर्सेस स्टेट। नेशन स्टेट एक होता है, कुछ लोग होते हैं वो पावर देते हैं, उस पावर को कुछ लोग यूटिलाइज करते हैं और उन्हीं लोगों को गवर्न करते हैं जिन्होंने इसको पावर दी होती है। लेकिन ये आज के समय में दोनों एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो गए, यानी कि जिन लोगों ने पावर दी, नेशन यानी कि लोगों ने जिनको पावर दी यानी कि स्टेट को पावर दी, वो अपने आप को लोगों से बड़ा समझने लगा है, उन लोगों के लिए कानून बनाने लगा है जिन लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती रूल किया जाना, इसमें हम यूसीसी का एग्जांपल देखेंगे कि कैसे ऐसे कानून आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है या जो कहते हैं कि हमें अपने पर्सनल कानूनों से गवर्न किया जाना चाहिए, उनके ऊपर जबरदस्ती इस प्रकार के कानून क्या थोपे जा रहे हैं स्टेट के द्वारा। क्या ये स्टेट की लेजिटिमेसी को किसी भी प्रकार से चैलेंज करता है? उसके बाद आर्किटेक्चरल ऑ की बात है कि कैसे कुछ लोग इस तरीके के आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं जैसे इंपीरियल टाइम्स में की गई, ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, ऐसी आर्किटेक्ट क्रिएट किया गया कि लोगों को वहां जाने में अपने आप में वो भयाक्रांत हो जाएं। तो ये कहां तक सही है? फिर इस आर्टिकल को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, ये वाला पॉइंट जो हमने कहा उसमें देखेंगे धीरे धीरे जब आर्टिकल में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जो करंट बिल्स हैं, पार्लियामेंट्री प्रोग्रेशंस हैं, उसकी बात करेंगे। अब चलते हैं अपने आर्टिकल में मुख्य बिंदुओं पर। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि 1956 की मोहन सेगल द्वारा एक निर्देशित फिल्म है जिसमें वो दो सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, बहुत अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं। एक तरफ तो जो हमारी इंपीरियल बिल्डिंग थी पहले पार्लियामेंट की, उसको दिखाते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को दिखाते हैं उसी सीन में कैमरा को पैन करते हुए जहां पर वो लोग रह रहे हैं जिनको हम नेशन कहते हैं या जो नेशन बनाते हैं। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट वो है जहां पर पावर लाई करती है और दूसरा इंस्ट्रूमेंट वो है जहां से पावर डिराइव होती है, जहां से पावर पार्लियामेंट को दी जाती है। और वो बताते हैं कि दो तरीके हैं भारत में रहने के, एक पावर है और एक गरीबी है, और कैसे जिन लोगों के पास पावर है उनको गरीबी मिटाने का अधिकार दिया गया, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। इसके बनस्पत वो उसको यूज कर रहे हैं उन लोगों को गवर्न करने के लिए। तो इस फिल्म से आगे चलकर वो बताते हैं कि कैसे जो कल्चरल है और जो एक इमेजिनेशन है हमारी पावर की, वो ऐसी बिल्डिंग्स में छुप गई है। जैसे आप देखेंगे कि अशोक स्तंभ है या तिरंगा मान लीजिए, तो कुछ ऐसे हमारे सिंबल्स होते हैं जिनमें पावर निहित होती है। तो पार्लियामेंट भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना जहां पर हमारी पावर निहित थी, वहां वो लोग रहते हैं जो लोगों को गवर्न करते हैं, जिनके द्वारा पावर दी जाती है स्टेट को। एक प्रिविलेज आइलैंड बना दिया गया इसे, एक ऐसा आइलैंड जहां 500-700 लोग बैठे हैं, 800 लोग बैठे हैं, अब और ज्यादा बैठने लगेंगे नए पार्लियामेंट हाउस में, और वो पूरे देश को रूल करते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस प्रकार के समुदायों से आते हैं, किस प्रकार का उनका आर्थिक बैकग्राउंड है, कौन से रीजन से आते हैं, कौन सी बिरादरी से आते हैं, और क्या वो वाकई उन लोगों को रूल कर सकते हैं जिनको किया जा रहा है। लेजिटिमेसी कहां आती है? एक व्यक्ति जो कानून लेकर के आता है, लेट्स अज्यूम कल्चरल एस्पेक्ट में कोई कानून आना चाहिए, या यूसीसी की बात कर लेते हैं, तो यूसीसी अगर आएगा तो उसमें बहुत सारे हित समूह जुड़े हुए होंगे, और जो इसको ड्राइव कर रहा है, क्या उसके पास अधिकार होना चाहिए ऐसे किसी कानून को बनाने का। लेकिन बनाया क्यों गया, पार्लियामेंट आया क्यों? और देखिए आज नया पार्लियामेंट बन रहा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जब हमारी आज़ादी हुई हम तभी एक नया पार्लियामेंट बना लेते, एक नया पार्लियामेंट हाउस डिजाइन कर लेते? क्या ये अच्छा नहीं होता? तो इसमें श्रीवास्तव जी हमें बता रहे हैं कि उस वक्त अगर हम ऐसी कोई बिल्डिंग बनाते तो मैसेज उतना साफ नहीं जाता जितना आज गया है। अब आप एक बात देखिए, आपका कोई शत्रु है, आपको 200 साल से रूल कर रहा है, और 200 साल के रूल के बाद आप लोगों की शक्ति के जरिए उस रूल को उखाड़ करके फेंक देते हैं, और जो उनका गढ़ होता था उस गढ़ में जाकर के आप अपने लिए बैठकर कानून बनाते हैं। कितना बड़ा मैसेज आता है कि आपने एक अथॉरिटेरियन पावर को उखाड़ फेंका। अब आप उस बिल्डिंग में बैठे हैं जहां आपके रूलिंग करने वाले बैठते थे। तो ये मैसेज बहुत गया। अब हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने की सोची। अब क्यों बनाने की सोची? क्योंकि अब समय आ गया था, जैसा हम कहते हैं कि अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो अमृत काल के जरिए हम ये संदेश देना चाहते हैं दैट वी आर इंडिपेंडेंट एनफ। हमें वो क्षमताएं आ गई हैं कि हम दुनिया को गवर्न कर सकते हैं, या एटलीस्ट हम अपने आप को तो गवर्न कर ही सकते हैं। जो उस वक्त कहा जाता था 1947 के टाइम में, दैट दीज आर जस्ट अ बंच ऑफ क्रूक्स, दोज हु कैन नॉट रूल देमसेल्व्स। तो वो हमने एक पूरा नैरेटिव तोड़ा, और नैरेटिव तोड़ने के बाद जो सब्जुगेटेड पीपल थे, हमारे ही लोग जिनको हम गवर्न कर रहे थे, उनमें एक लेजिटिमेसी आई कि आप इन लोगों को पावर दीजिए और ये आप लोगों को आपकी पावर वापस देंगे। दैट्स व्हाट वी कॉल अ नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्य जिसको कहा जाता है, राष्ट्र माने लोग और राज्य मतलब सत्ता, पावर। तो कुछ लोग होते हैं जो राष्ट्र को शक्ति देते हैं, और वो राष्ट्र दोबारा कानून बनाकर उन्हीं लोगों को और ज्यादा सक्षम करता है। ये पूरा इसमें कंसेप्ट है। अब जो सिटाडेल्स कहते हैं, जिन्हें दुर्ग कहते हैं, तो पार्लियामेंट एक तरीके का दुर्ग था। दुर्ग बनाया गया लोगों को रूल करने के लिए, और दुर्ग का एक और भी कंसेप्ट होता है, आप उसे देखकर बता सकते हैं कि वहां से स्टेट की पूरी पावर गवर्न की जा रही है।
वहाँ आप हमला नहीं कर सकते, उसे आप तोड़ नहीं सकते, वहाँ एक डेकोरम मेंटेन किया जाता है, वहाँ कुछ ऐसे संभ्रांत लोग बैठते हैं जिन तक आपकी पहुँच नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये नोशन लोगों के दिमाग में घर कर गया कि पार्लियामेंट में वही लोग बैठ सकते हैं जिनके पास अथॉरिटी है, जो पावर में है। और यहां से शुरुआत होती है इस आर्टिकल के हेडिंग की, जिसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि इस दुर्ग में बैठे कुछ लोगों का राष्ट्र के साथ, या कहें कि राज्य का राष्ट्र के साथ एक दुराभाव क्रिएट हो गया, एक गैप आ गया दोनों के बीच में, और उन लोगों को एक्सेसिबल नहीं बनाया गया पार्लियामेंट में जाने के लिए। 75 साल हो गए, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड आ गया है, लेकिन टेलीविजन में और पत्र पत्रिकाओं में और हमारी समाजशास्त्र की किताबों के अलावा हमें कहाँ पार्लियामेंट का जिक्र देखने को मिलता है। डेली लाइफ में आप या कोई भी अन्य व्यक्ति कितना पार्लियामेंट से खुद को कनेक्ट कर पाता है। अमेरिका की बात करें तो जो कैपिटल बिल्डिंग है वो एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है। अभी हमारी पुरानी पार्लियामेंट जो है वो एक म्यूजियम के रूप में सामने आएगी, लेकिन क्या नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी लोगों के लिए एक्सेसिबल होगी, ये सवाल है, और यही सवाल इन्होंने उठाया है। हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन करके ये कह सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बहुत इजीली जा सकते हैं, बट थिंक योरसेल्फ कि कितने लोग वहां पर गए हैं और कितने लोग आगे जाने की सोच सकते हैं। और ये जो नेशन स्टेट का डिवाइड है, इसको कैसे पाट सकते हैं, इसको कैसे और कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ताकि वो लोग जिनको रूल किया जा रहा है और वो लोग जो इन्हें रूल करने की पावर दे रहे हैं, उनके बीच का गैप कैसे कम होगा, ये मूल प्रश्न है इस आर्टिकल का। अब जो पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट हुआ उसमें एक ब्यूरोक्रेटिक क्लास हुआ, 2 क्लासेस क्रिएट हुई, एक तो ब्यूरोक्रेटिक क्लास हुई और दूसरा लीडरशिप। इन दोनों क्लासेस ने ये जो बैरियर है, ये पूरा पार्लियामेंट बना, ये पूरा सिस्टम बना, स्ट्रक्चर बना, इनके नीचे वो लोग आए, वो बहुत सारे लोग आए, वो बहुत सारे प्रांत आए, वो बहुत सारे व्यक्ति आए जिनको इन्होंने रूल किया, लेकिन डायरेक्ट पावर उनको कभी नहीं मिली। कितने लोग आप देखेंगे जो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हुए, वो बच पाए या उनको वो अधिकार मिल पाए जो मिलने चाहिए। अभी हमने पिछले एडिटोरियल में डिस्कस किया था जिसका टाइटल था रेजिस्टिंग दलित कॉन्शियसनेस। 70 साल के बाद एक ऐसे समाज की रेजिस्टेंस को आप दोबारा से काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद अपने अधिकार 75 साल में नहीं गेन कर पाया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजनिंग क्या है, और क्यों स्टेट लगातार नेशन को दबाने का प्रयास कर रहा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। इसके अलावा एक गेटेड सोसाइटी बनी। गेटेड सोसाइटी से मतलब वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लोगों की एंट्री, बाकी लोगों को बैन कर दिया गया और पर्पसली किया गया। एक ऐसी आर्किटेक्चरल ऑ क्रिएट की गई जिसका मतलब कि ऐसे दुर्ग आप बना दीजिए जहां लोगों को डरते हुए भय लगे और लगे कि लेजिटिमेसी आ रही है वहां से। एक आर्किटेक्चरल ऐसी भयाक्रांतता क्रिएट की गई जहां से लोगों को लगे कि हम वहां जा ही नहीं सकते, इनइफेक्टिव है, हमारे लिए अपीलिंग ही नहीं है वो चीज। साथ ही एक जो शॉक है फॉर द नेशन वो दिया गया यहां से। इसका क्या मतलब हुआ, नेशन को शॉक दिया गया कि एक ऐसी बिल्डिंग आपने क्रिएट कर दी जहां पर ना तो लोगों के लिए एक्सेसिबल है वो, ना वहां वो जा सकते हैं, ना उन्होंने कभी देखा है, अखबारों में देखा है, मैगजीन्स में देखा है, उन्हें लगता है कि हमारे लिए है नहीं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो गेटेड सोसाइटी कह रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, इनका कहना है गेटेड सोसाइटी मत बनाइए, इसको लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाइए, क्योंकि उनके लिए आप कानून यहां पर बनाने जा रहे हैं। तो कैसे कम कर सकते हैं इसको, स्पेस को कैसे घटा सकते हैं। अब हम एंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं और एंड पार्ट में बताते हैं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो जो ब्यूरोक्रेटिक क्लास है उसको ज्यादा ओवररीच करनी चाहिए, लीडरशिप को ओवररीच करनी चाहिए। दो इसके मेन रीजंस ये हो सकते हैं। प्लस ये जो बात कर रहे हैं ना, दो अप्रोचेस हैं, एक तो टॉप टू बॉटम है और एक बॉटम टू टॉप है। यानी कि कानून जब केंद्र बनाता है, कानून जब पार्लियामेंट बनाती है, तो पार्लियामेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि कानून किसके लिए बनाया जा रहा है। कानून बेसिकली लोगों के लिए बन रहा है, तो एक डिमांड नीचे से आनी चाहिए लोगों में से कि हाँ आप हमारे लिए कानून बनाइए, ना कि उनके ऊपर कानून थोपे जाए। और शायद ये इशारा यूसीसी की तरफ ही है, क्योंकि बहुत सारे हित समूह ऐसे हैं, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो नहीं चाहते यूसीसी बने, कुछ ऐसे हैं जो जबरदस्ती चाहते हैं कि यूसीसी आए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है नेशन का और स्टेट का, ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है पार्लियामेंट की पावर को, कुछ लोगों के हाथ में पावर को। और हमें ये नहीं रहने देना है, हम चाहिए कि हम लोगों के हाथ में पावर विस्तारित करें, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहते हैं, जो हमारा एक मेजर कंसेप्ट है जब हम बात करते हैं लोगों को और ज़्यादा समृद्ध करने में और हमारे सिलेबस के अनुसार लोगों को और ज़्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का हित ही हमारे राष्ट्र का हित होना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा ये, और उसी आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो ये था आज का हमारा संपादकीय समीक्षा का एक अंक। आपसे अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। अगर आपको इस कार्यक्रम की PDF चाहिए
तो आप हमारे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं। मिलते हैं आपसे अगले संपादकीय समीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।